हेलो स्टूडेंट्स, सुश्री क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 11 के व्यवसाय अध्ययन का सेकंड चैप्टर व्यवसायिक संगठन के स्वरूप इसके कुछ टॉपिक यहाँ पर पढ़ेंगे। तो अगला टॉपिक है, अब यहाँ पर हम साझेदारी फर्म का गठन, साझेदारी संलेख का अर्थ और साझेदारी संलेख की प्रमुख बातें, ये 3 टॉपिक्स हम यहाँ पर देखेंगे। तो साझेदारी फर्म का गठन, साझेदारी क्या होती है ये मेरे पिछले वीडियो में आपको समझ में आ जाएगा देखने पर। तो साझेदारी फर्म का गठन किस प्रकार किया जाना चाहिए। तो साझेदारी फर्म जो है, पहले साझेदार ये सोचते हैं जब फर्म का निर्माण होता है कि उनके मध्य किसी भी प्रकार का विवाद नहीं होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। कुछ समय बीतने के बाद लोगों के विचार अलग अलग होने के कारण विवाद की स्थिति पैदा हो ही जाती है। इसलिए भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 के तहत साझेदारी की स्थापना के लिए साझेदारों के मध्य एक लिखित या मौखिक समझौता होना आवश्यक है। वैसे तो लिखित ही होना आवश्यक है, क्योंकि मौखिक समझौता बाद में भूल जाया करते हैं लोग। मौखिक समझौते का कोई प्रमाण नहीं होता, इसलिए लिखित समझौता होना ही अच्छा होता है। इस लिखित समझौते को कहते हैं साझेदारी संलेख, या फिर इसको इंग्लिश में कहते हैं पार्टनरशिप डीड। अब ये साझेदारी संलेख में संलेख बने, यानी सारी बातें लिखी हुई हों और उस पर हर साझेदार के हस्ताक्षर होने चाहिए, साइन होने चाहिए। इस साझेदारी फर्म की एक सील भी होनी चाहिए और इस साझेदारी फर्म का रजिस्ट्रेशन भी होना चाहिए। वैसे तो साझेदारी फर्म के लिए रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन कुछ रजिस्ट्रेशन करने के बाद लाभ होते हैं, उन लाभों को प्राप्त करने के लिए तो भी रजिस्ट्रेशन कर लेना ही अच्छा होता है। ये हो गया साझेदारी फर्म का गठन किस प्रकार किया जाना चाहिए। अब इस साझेदारी फर्म के गठन के अंतर्गत हमने देखा था कि पार्टनरशिप डीड या फिर साझेदारी संलेख। तो साझेदारी संलेख का क्या अर्थ है, पार्टनरशिप डीड क्या है। तो साझेदारी संलेख साझेदारों के बीच पारस्परिक कर्तव्य, अधिकार, व्यवसाय संचालन के नियम, साझेदारी में प्रवेश और पृथक करने की शर्तें, यानी साझेदारी से यदि पृथक करना है तो कौन सी शर्तें होनी चाहिए, साझेदारी में यदि प्रवेश करना है तो क्या नियम होने चाहिए, साझेदारों का क्या कर्तव्य है, साझेदारों के क्या अधिकार है और साझेदारी के क्या नियम हैं। इसके अलावा फर्म के समापन के समय, यानी मान लो साझेदारी समाप्त करना है तो उस समय किन लेखों का निपटारा किया जाना चाहिए, यानी किन किन बातों से क्या कैसा बंटवारा होगा, कौन से लेखों के माध्यम से बंटवारा होगा, और ये सारे प्रावधान होते हैं काय में, साझेदारी संलेख में। इसे साझेदारी अनुबंध, ठहराव या समझौता कहते हैं। ये साझेदारी संलेख जब बन जाता है तब इस पर सबके साइन होना अनिवार्य है और इसमें सारी बातें लिखी होना अनिवार्य है कि कौन सी परिस्थिति आने पर क्या नियम लागू होता है। ये जो जब बन जाता है साझेदारी संलेख, तो इसे साझेदारी अनुबंध, साझेदारी ठहराव, साझेदारी समझौता भी कहते हैं। अब हम देखते हैं कि साझेदारी संलेख की प्रमुख बातें, यानी यदि साझेदारों के बीच में संलेख बना है या पार्टनरशिप डीड हुई है, बनी है, तो उस डीड में क्या क्या लिखा होना चाहिए, क्या क्या उसकी मुख्य बातें होना चाहिए। तो उसमें पहला है कि फर्म का नाम एवं पता, यानी यदि साझेदार मिलकर कोई फर्म बना रहे हैं तो उनका एक नाम हो और उसका पता हो, कहाँ पर है ये नाम और पता। फर्म का नाम अधिनियम के तहत ही तय करना अनिवार्य है। ये जो साझेदारी अधिनियम बना है 1932, उसके तहत फर्म का नाम होना अनिवार्य है और फर्म के नाम से किसी भी प्रकार का विवाद या भ्रम पैदा नहीं होना चाहिए। फिर दूसरा है साझेदारों के नाम व पते। जितने भी साझेदार इस फर्म में शामिल है उन सारे साझेदारों के नाम और उनका पूर्ण पता लिखा होना चाहिए।
फिर है साझेदारी की अवधि। ये साझेदारी किस समय तक के लिए, किस समय से किस समय तक, या फिर कार्य पूर्ण होने तक, जो भी कंडीशन है समय की, वो इस साझेदारी अवधि में लिखी होना चाहिए। फिर है व्यवसाय का क्षेत्र। तो साझेदारी का ये जो व्यवसाय या फर्म खोली गई है, ये फर्म किन किन क्षेत्रों में अपना व्यवसाय करेगी? स्थानीय तौर पर करेगी कि प्रांतीय तौर पे करेगी कि राष्ट्रीय क्षेत्र स्तर तक करेगी या अंतरराष्ट्रीय स्तर तक होगी? जो भी हो वो उसमें लिखा हुआ होना चाहिए। फिर लाभ विभाजन का अनुपात, यानी जो भी लाभ आएगा वो किस अनुपात में बटेगा? साझेदारों के मध्य आपस में फर्म द्वारा अर्जित लाभ का विभाजन किस अनुपात में होगा? लाभ और हानि दोनों ही अनुपात संलेख में लिखा हुआ होना चाहिए कि कितना लाभ किसको मिलना चाहिए। ये उनमें पहले ही तय किया जाना चाहिए कि जो भी लाभ होगा उसका किस अनुपात में बंटवारा होगा और जो भी हानि होगी उसकी किस अनुपात में पूर्ति की जाएगी। ये बात पहले से ही लिखी होना चाहिए। फिर साझेदार के आहरण, यानी साझेदार अपने निजी कार्य या आवश्यकताओं के लिए फर्म से आहरण कर सकेंगे। आहरण यानी पैसों का निकालना। आहरण की राशि, ब्याज की दर और पुनर्भुगतान की अवधि का उल्लेख भी संलेख में किया जाना चाहिए। आहरण कितनी राशि का किया जा सकता है, उस पर क्या ब्याज दर लगेगी और उसको पुनर्भुगतान किस प्रकार किया जाएगा। यदि लोन के रूप में वो लेता है तो कितना रुपया ले सकता है, किस दर पर उसको मिलेगा और कब उसको किस प्रकार से वापस करना होगा। ये सारी बातें साझेदार के आहरण में लिखी होनी चाहिए। फिर साझेदार द्वारा फर्म को ऋण, कभी कभी फर्म यदि ज्यादा कठिन परिस्थिति में आ जाए तो साझेदार भी फर्म को ऋण दे सकेंगे। तो साझेदार जब फर्म को ऋण देंगे तो वो ऋण कौन दे सकता है, कितना दे सकता है, ब्याज की दर क्या होगी, पुनर्भुगतान की दर क्या होगी, ये सारी बातें लिखी होना चाहिए। फिर साझेदारों को वेतन एवं कमीशन। तो साझेदारों को क्या अतिरिक्त कार्यों के लिए साझेदारों को वेतन या कमीशन प्राप्त करने का अधिकार होगा? वेतन एवं कमीशन की राशि का दर क्या होगा, इसका उल्लेख संलेख में किया जाना चाहिए। जैसे सब लोग मिलकर काम तो कर रहे हैं, लेकिन यदि कोई व्यक्ति अतिरिक्त दिन रात काम करता है तो क्या उसको कुछ वेतन या कुछ कमीशन मिलना चाहिए। ये सारी बातें उसमें लिखी होनी चाहिए। फिर नए साझेदार को प्रवेश, यदि जो पहले से साझेदार है और फर्म है और वो फर्म कार्य कर रही है, यदि बीच में से ही कोई नया प्रवेश करना चाहता है साझेदार, तो उस साझेदार के लिए क्या क्या नियम हो सकते हैं, किस प्रकार से वो प्रवेश कर सकता है, ये सब साझेदारी संलेख में लिखा होना चाहिए। फिर है मध्यस्थ वाक्य। साझेदारों के मध्य विवाद की स्थिति में क्या मध्यस्थों की नियुक्ति की जाएगी, मध्यस्थ के क्या अधिकार होंगे, मध्यस्थ द्वारा लिए गए निर्णय साझेदारों पर कहाँ तक लागू होंगे, इत्यादि बातों का स्पष्ट वर्णन साझेदारी संलेख में किया जाना चाहिए। मान लीजिए उन्हीं साझेदारों में आपस में बहुत झगड़ा हो गया, तो कुछ न कुछ मध्यस्थता किसी न किसी की बात को सुलझाने के लिए होनी चाहिए, समस्या को सुलझाने के लिए। और क्या फिर नियुक्ति मध्यस्थों की जाएगी, या फिर वो मध्यस्थों की यदि नियुक्ति की जाती है तो उनके क्या क्या अधिकार हैं और वो कहाँ तक साझेदार, उनके निर्णय कहाँ तक साझेदार मान्य करेंगे, ये सारी बातों का उल्लेख साझेदारी संलेख में होना चाहिए। हमारा अगला टॉपिक है साझेदारी संलेख के अभाव में लागू होने वाले नियम। यानी यदि साझेदारों ने संलेख यानी लिखित में अपना साझेदारी की है तो बहुत अच्छा है, लेकिन यदि उन्होंने लिखित में नहीं की है तो फिर साझेदारी के संलेख के अभाव में कौन कौन से नियम लागू किए जाएंगे। इसमें है पहला, व्यवसाय का संचालन। तो फर्म के प्रत्येक साझेदार को व्यवसाय के संचालन का अधिकार होगा। यानी यदि 10 लोग हैं तो 10 लोग मिलकर व्यवसाय का संचालन करेंगे, क्योंकि कोई भी नियम लिखे हुए नहीं है। और जब लिखे हुए नियम नहीं है
तो प्रत्येक साझेदार व्यवसाय का संचालन कर सकता है। फिर लाभ हानि का विभाजन। फर्म में होने वाली लाभ हानि का विभाजन सभी साझेदारों में समान रूप से किया जाएगा। नहीं तो यदि संलेख बना हो तो लाभ का क्या परसेंटेज होगा और हानि होने पर क्या परसेंटेज प्रत्येक के साझेदार के लिए होगी, ये सारा लिखित में होता है। और यदि लिखा हुआ नहीं है, संलेख नहीं बना है, तो लाभ और हानि ये एक समान सब लोगों में विभाजित की जाएगी। फिर साझेदारों का वेतन। किसी भी साझेदार को फर्म से वेतन प्राप्त करने का अधिकार नहीं होगा। कोई भी साझेदार फर्म से वेतन प्राप्त नहीं करेगा, सबको लाभ का बंटवारा किया जाएगा। फिर है पूंजी पर ब्याज। साझेदारों को पूंजी पर ब्याज नहीं दिया जाएगा। यदि पूंजी है उनकी लगी हुई तो उसके ऊपर ब्याज नहीं दिया जाएगा। फिर आहरण पर ब्याज। साझेदार द्वारा लिए गए आहरण पर ब्याज नहीं लिया जाएगा। यानी यदि लिखित में नियम नहीं है और यदि किसी व्यवसाय के लिए अतिरिक्त में पूंजी की आवश्यकता हुई तो पूंजी पर ब्याज नहीं लगेगा। आहरण पर ब्याज यानी यदि साझेदार कुछ पैसा फर्म से निकालता है तो उस पर किसी प्रकार का ब्याज नहीं देना होगा। फिर हिसाब किताब देखना। फर्म के प्रत्येक साझेदार को फर्म का हिसाब देखने का अधिकार है। फिर है नए साझेदार का प्रवेश। फर्म में नए साझेदार का प्रवेश समस्त साझेदारों की आपसी सहमति से ही हो सकेगा। यदि साझेदारों में से कोई एक या दो किसी की साझेदारी के प्रवेश के खिलाफ हैं तो ऐसे में बाकी के साझेदार नए साझेदार को प्रवेश नहीं दे सकेंगे। फिर साझेदारी की समाप्ति। साझेदारी की समाप्ति किसी भी साझेदार की मृत्यु या दिवालिया होने पर साझेदारी समाप्त मानी जाएगी। फिर है फर्म की संपत्ति का प्रयोग। साझेदार फर्म की संपत्ति का प्रयोग निजी कार्य के लिए नहीं कर सकेंगे। यदि साझेदारी फर्म है तो उसकी किसी भी संपत्ति का प्रयोग कोई भी साझेदार अपने स्वयं के लिए नहीं कर सकेगा। फिर है ऋण पर ब्याज। तो यदि साझेदार फर्म से ऋण लेता है तो उसको 6% प्रति वर्ष की दर से ब्याज दिया जाएगा। फर्म को दिए गए ऋण पर 6% उसको ब्याज दिया जाएगा। वो ऋण नहीं लेगा। यदि फर्म को ऋण देता है तो फर्म उसको 6% ब्याज देगी।